ये है डायबिटीज़ के ऊपर। ठीक, डायबिटीज़ अपने दो टाइप का होता है। ठीक है, डायबिटीज़ टाइप 1, टाइप 2। इनमें डिफरेंस क्या होता है? जो टाइप 1 होता है ना, वो जनरली लेस देन 45 ईयर ओल्ड को होता है। टाइप 2 जनरली मोर देन 45। ठीक है, मतलब 1 यंग में होगा, 2 अडल्ट में होगा। ऑनसेट क्या होता है? जो 1 वाला है ना, वो सडनली आता है। उसका कोई एक कॉज होगा, या तो इन्फेक्शन की वजह से, या फिर कोई स्ट्रेस की वजह से। ठीक है, या फिर जेनेटिक कॉज भी हो सकता है, बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। और 2 है वो ग्रेजुअली आता है, मतलब धीरे धीरे आएगा। तो इसके है ना रीज़न ये भी हो सकता है कि है ना इंक्रीज बॉडी रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। इंक्रीज बॉडी वेट हो गया, ज़्यादा एज हो गया, ये सब कुछ इसके रिस्क फैक्टर रहेंगे। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, ये सब कुछ रहेगा इसके 2 के अंदर। ठीक है, और जो 1 वाला है ना, उसके अंदर ओबिसिटी है ना, उसके अंदर ओबिसिटी नहीं है, या फिर नॉर्मल उसका वेट होगा, ये भी हो सकता है, या फिर लो वेट होगा। जो टू वाला जो होगा ना, डायबिटीज़ 2 वाला, उसका वेट ज़्यादा होगा। डायबिटीज़ 1 में अपन को कीटो एसिडोसिस दिखता है, तो इसको है ना जो ब्रेथ में अपन को कीटोन वाली मतलब स्मेल आएगी, कीटोन की स्मेल आएगी अपने ब्रेथ में। और इसके यूरिन में भी अपन को कीटोन्स मिल सकते हैं, ब्लड में भी कीटोन्स मिल सकते हैं। तो कीटोन्स मिलते हैं टाइप 1 में, टाइप 2 में कीटोन्स जनरली नहीं मिलते हैं। ऑटो एंटीबॉडी 1 के लिए जनरली होती है, 2 के लिए नहीं होती। ठीक है, 1 में क्या होता है कि एंटीबॉडी है ना, एंटीबॉडी की वजह से जो बीटा सेल्स होते हैं ना पैंक्रियाज के, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उस वजह से अपने इंसुलिन नहीं रिलीज़ होता, उस वजह से इंसुलिन ना रिलीज़ होने की वजह से डायबिटीज़ टाइप 1 होता है। और इंसुलिन काम नहीं कर पाता है, इंसुलिन से रेजिस्टेंस आ जाती है बॉडी में, तो टाइप 2 हो जाता है। तो 1 में इंसुलिन रिलीज़ नहीं हो रहा, तो इंसुलिन कम होगा 1 में। और टाइप 2 में इंसुलिन से रेजिस्टेंस हो रहा है, इंसुलिन तो है लेकिन इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा है, तो इंसुलिन जनरली ज़्यादा होगा। कम या नॉर्मल भी हो सकता है, जनरली ज़्यादा होगा, इसमें जनरली इंसुलिन कम होगा। ठीक है, अब कुछ वैल्यूज़ की अपने डायबिटीज़ कब बोलते हैं? ये फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज है, ये रैंडम ब्लड ग्लूकोज है, और ये HbA1c अपन को HbA1c अपन को लगभग है ना 2 to 3 मंथ्स होते हैं ना पिछले। ठीक है, पिछले 2 to 3 मंथ्स का एवरेज का ब्लड शुगर अपन को बताता है कि 2 से 3 महीने में इतनी इसके एवरेज ब्लड शुगर रही है पेशेंट की, तो वो बताता है। ये ना एवरेज बताता है, ये है ना सेम सिंगल टाइम पे बताता है कितना शुगर है। तो अगर है ना अब फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कैपिलरी से लिया है, वेन से लिया, वो अलग अलग डिपेंड करता है। तो अपन वेन याद करके अगर चले, तो अगर मोर देन 7 है तो है ना डायबिटीज़ है। और दूसरी ये मिलीमोल पर लीटर है। ठीक है, और मिलीग्राम पर डेसीलीटर में दिया हो तो मोर देन 125। रैंडम ब्लड ग्लूकोज 11.1 से ज़्यादा है तो डायबिटीज़ है, और इस यूनिट में है तो 200 से ज़्यादा डायबिटीज़ है। HbA1c 6.5 से ज़्यादा है तो डायबिटीज़ है। ठीक है, ये अपन सिंगल डिजिट याद कर रहे हैं, वैसे ये ना अलग अलग एज में अलग अलग रहती है। ठीक है, HbA1c सब में 6.5 नहीं रहता, लेकिन अपन एवरेज 6.5 याद करके चलेंगे तो काम चल जाएगा। बाकी अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग रिस्क वाले लोगों के लिए अलग अलग रहते हैं। ठीक है, वैल्यूज़ तो अपन ये एक एवरेज याद कर के चल रहे हैं। और है ना जैसे कि डायबिटीज़ में क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया। ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा तो यूरिन में भी ग्लूकोज बढ़ेगा। तो जहाँ पर ग्लूकोज जाता है ना, तो वहाँ पे वाटर भी जाता है। तो यूरिन में अगर ग्लूकोज बढ़ा है ना, तो साथ साथ में वाटर भी यूरिन में निकल जाएगा। तो वाटर यूरिन में निकल जाएगा तो बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगी। डिहाइड्रेशन होने से क्या हो सकता है कि जो स्किन का टर्गर होगा वो कम हो जाएगा, मतलब स्किन जो रहेगी ना वो डार्क वैसी ड्राई ड्राई रहने लगेगी, उसका बीपी कम हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें रहेगी। और वो पानी, क्योंकि टॉयलेट ज़्यादा आ रहा है तो पानी भी ज़्यादा पिएगा, तो पॉलीडिप्सिया होगा उसके अंदर, और पॉलीयूरिया भी होगा। पॉलीडिप्सिया मतलब ज़्यादा पानी पीना, पॉलीयूरिया मतलब ज़्यादा टॉयलेट जाना। ठीक है, अपन केस देखते हैं 56। तो इस 56 केस में देखे तो पहले तो इसकी एज देखे अगर अपन, तो छोटी साल है। ठीक है, मतलब छोटा इंसान है, यंग इंसान है, तो उसको 22 ईयर ओल्ड का। ठीक है, तो क्या है, ज़्यादा पानी पी रहा है, ड्रिंक 5 लीटर पी जा रहा है। ठीक है, थर्स्ट कंप्लेन, इसको ज़्यादा प्यास लग रही है। ड्राई माउथ, ठीक है, ड्राई हो रहा है क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रहा है, पानी ज़्यादा पी रहा है तो भी डिहाइड्रेशन हो रहा है। बार बार टॉयलेट जा रहा है, यूरिनेशन कर रहा है, वेट लॉस हो रहा है। ठीक है, टाइप 2 में वेट गेन होता है। सफरिंग फ्रॉम, अब इसका है ना ये कब हुआ, कंसिडर अल्सर हिमसेल्फ इल फॉर अबाउट 3 वीक्स, 3 वीक्स है। ठीक है, ज़्यादा लंबी हिस्ट्री नहीं है, टाइप 2 में लंबी हिस्ट्री होती है। आफ्टर सफरिंग सीवियर स्ट्रेस, स्ट्रेस के बाद में हो रहा है, तो स्ट्रेस एक कॉज हो सकता है टाइप 1 डायबिटीज़ होने का। ठीक है, उसके बाद में इसका BMI कम है। ठीक है, मतलब ओबीज नहीं है ये। इसके है ना एक्सेलेशन में अपन को, मतलब कि इसके सांस में अपन को एसीटोन की स्मेल आ रही है। इसका स्किन ड्राई हो गया डिहाइड्रेशन की वजह से। ठीक है, और इसकी टॉयलेट इंक्रीज़ हो गई है तो डायूरेसिस इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, इसका अगर अपन फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज देखें तो कितना दिया हुआ, 17 दिया हुआ। अपन ने इधर कितना देखा, 7 से ज़्यादा, 18 दिया हुआ है, तो 7 से ज़्यादा हुआ तो ये अपना डायबिटीज़ अपन गिन सकते हैं कि डायबिटीज़ है। ठीक है, उसके अलावा ग्लूकोज यूरिया। ठीक है, कि यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है, इसको यूरिन में इसको एसीटोन आ रहा है,
तो अपना टाइप 1 डायबिटीज़ का अपना एक केस जा रहा है, ठीक है। तो अपने रीज़न यही सब देंगे, आइसोलेटेड सिम्टम मतलब सिर्फ हाइपरग्लाइसेमिया और डिहाइड्रेशन, इन सब के सिम्टम आ रहे हैं और ज़्यादा कोई सिम्टम नहीं आ रहे। टाइप 2 में क्या होता है कि है ना, वेसल्स को और नर्वस सिस्टम को और किडनी को, इन सबको अफेक्ट करता है टाइप 2, क्योंकि वो क्रॉनिक डिजीज़ है, ठीक है। तो ये एक्यूट है तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा, ये सिर्फ हाइपर ग्लूकोज को और वाटर को, इनको दिक्कत देगा मोस्टली, ठीक है। तो उस वजह से हाइपोग्लाइसीमिया का सिम्टम दे रहा है, इसके अलावा कोई ज़्यादा खास सिम्टम नहीं। यंग एज है, रैपिड ऑनसेट ऑफ सिम्टम, अचानक से आ गया सिम्टम, ठीक है। तो ये टाइप 1 का हो गया। तो अभी सिम्टम आए कैसे, देखो, हाइपरग्लाइसीमिया डेवलप ड्यू टू एब्सोल्यूट इंसुलिन। तो इंसुलिन बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो उस वजह से क्या होगा, ग्लूकोज बढ़ जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज बढ़ गया तो ग्लूकोज क्या हुआ, विथ इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन, तो ग्लूकोज इतना बढ़ गया कि है ना, जो किडनी था ना, वहाँ से भी अपने ग्लूकोज निकलने लगा यूरिन में। तो यूरिन में ग्लूकोज जा रहा है तो साथ साथ में वाटर को ले जाएगा, तो उस वजह से अपना ये डिहाइड्रेशन हो रहा है, पॉलीयूरिया हो रहा है, ठीक है। और यूरिन में क्या होता है, यूरिन में सिर्फ अकेला ग्लूकोज वाटर नहीं आता, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट भी जा रहे हैं। यूरिन जाएगा ज़्यादा तो इलेक्ट्रोलाइट भी, जैसे कि क्लोराइड, पोटेशियम, सोडियम, तो ये सब भी लूज़ हो जाएंगे, तो इन सब की अपनी डेफिशिएंसी हो जाएगी अपने बॉडी के अंदर, ठीक है। ये सब होगा। उसके अलावा है ना, बॉडी के अंदर क्या है, अब वो ग्लूकोज को बॉडी यूज़ नहीं कर पाई, तो बॉडी किसे यूज़ करेगी, कीटोन बॉडीज़ को यूज़ करेगी, ठीक है। कीटोन बॉडी है ना यूज़ करेगी अगर बॉडी, तो उसमें क्या होगा, जो कीटोन बॉडी है ना, वो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ फैट का, फैट जब टूटता है ना, फैट से वो कीटोन बॉडी बनती है, ठीक है। तो फैट तोड़ के बॉडी ने कीटोन बॉडी बनाई, उसे यूज़ करना चालू किया। तो कीटोन बॉडी क्या है, ये है ना, अपना जो एसिड बेस बैलेंस होता है ना, उसे बिगाड़ देता है, ठीक है। क्योंकि है ना, एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस करा देता है ये अपने बॉडी के अंदर, तो ये इसकी दिक्कत है, ठीक है। साथ में कीटोन यूरिया हो रहा है क्योंकि कीटोन बॉडीज़ बन रही है अपने। इस पेशेंट में हम क्या क्या चेक करेंगे, HbA1c चेक कर सकते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कर सकते हैं। इसमें क्या 75 ग्राम ग्लूकोज अपन पेशेंट को पिलाएंगे, बाद में कुछ कुछ घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद उसका ग्लूकोज चेक करेंगे, इसको बोलते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसके अलावा सी पेप्टाइड अपन इसके बॉडी में चेक कर सकते हैं। सी पेप्टाइड क्या होता है कि प्रो इंसुलिन होता है ना, उसमें क्या सी पेप्टाइड चिपका हुआ होता है, तो इसी पेप्टाइड जब निकल जाता है ना यहाँ से, तो ये इंसुलिन बनता है। तो जितना इंसुलिन होगा ना बॉडी में, उतना ही सी पेप्टाइड होने वाला है, दोनों इक्वल होते हैं। तो सी पेप्टाइड नापेंगे तो अपन को पता चल जाएगा इंसुलिन कितना है, तो इसलिए अपन सी पेप्टाइड इसके अंदर चेक करते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा जो टाइप 1 होता है ना, उसके अंदर इंसुलिन कम है, तो उसके अंदर सी पेप्टाइड भी कम होगा। टाइप 2 है, उसके अंदर है ना, सी पेप्टाइड नॉर्मल होगा, ठीक है। तो इससे अपन टाइप 1 टाइप 2 को अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं लेबोरेटरी टेस्ट में, ठीक है। इसके अलावा एक एग्जामिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन ऑफ द फंडस। फंडस बोले तो जो आई का फंडस होता है उसको चेक करते हैं, क्योंकि है ना, जो डायबिटीज़ होता है ना, उसमें रेटिनोपैथी होने के चांस रहते हैं। रेटिनोपैथी मतलब कि आई की दिक्कत है, तो वो ना हो, तो उस वजह से वो है या नहीं है पेशेंट को, वो चेक करने के लिए अपन को फंडस एग्जामिनेशन करना जरूरी रहता है डायबिटीज़ के केस में, जो टाइप 1 टाइप 2 दोनों में करेंगे, ठीक है। इसको आगे टैक्टिक फर्दर ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इंसुलिन थेरेपी देंगे, कैसे देंगे, बेसल बोलस टाइप में देते हैं। बेसल मतलब एक रेगुलर इंसुलिन रहेगा लेवल इंसुलिन का डे टाइम में, और एक 3 बार खाना खाएगा ना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, तो इनसे जस्ट पहले अपन है ना इसको इंसुलिन देंगे ताकि इसका ग्लूकोज ना बढ़े। तो ग्लूकोज बढ़ेगा तो साथ में इंसुलिन भी बढ़ेगा, और ग्लूकोज को कंज्यूम कर देगा, वापस से ग्लूकोज नीचे आ जाएगा। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनता है बेसल बोलस का, तो उस तरीके से अपन इंसुलिन देते हैं, ठीक है। और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट मॉडिफिकेशन ये अपन को करना है। अब देखो ये वाला, अपने नेक्स्ट केस है 57, इसमें क्या है, ओल्ड एज है, ठीक है। तो अपन सोच के चलेंगे टाइप 2 होने वाला है। इसको डायबिटीज़ की हिस्ट्री कब से, 20 साल से, मतलब क्रॉनिक डायबिटीज़ है, तो टाइप 2 होने के चांस है। उसके बाद में ये अनकॉन्शियस हो गया, ठीक है, मतलब ये बेहोश हो चुका है। अब कैसे बेहोश हुआ ये देखते हैं। इसने क्या था, ड्रग ज़्यादा ले लिए, ड्रग है ना, डायबिटीज़ वाले ज़्यादा ले लिए, तो ज़्यादा ड्रग लिया। उसके बाद में इसने है ना सही से खाना भी नहीं खाया। ड्रग ज़्यादा लिया तो अपना है ना क्या होगा कि जो बॉडी में इंसुलिन होगा, इंसुलिन बढ़ जाएगा। इंसुलिन बढ़ गया, लेकिन है ना जो उसका शुगर इतना नहीं बढ़ पाया, तो है ना इंसुलिन ने पहले ही उसने खाना नहीं खाया इंसुलिन के बढ़ने के बाद में, और इस वजह से है ना, पहले ही ग्लूकोज कम था, इंसुलिन की वजह से ग्लूकोज और कम हो गया। तो ग्लूकोज कम होने की वजह से है ना उसको हाइपोग्लाइसेमिक कोमा हो गया, ठीक है। अगर बिना खाए अपन ज़्यादा ड्रग ले लें, इंसुलिन ले लें, तो उससे अपन को हाइपोग्लाइसेमिक कोमा हो सकता है, ठीक है। तो उस वजह से इसको कोमा हो गया, इसलिए अनकॉन्शियस हो चुका है। इसको वीकनेस, हंगर, स्वेटिंग, ट्रेमर्स आ रहे, इसको अटैक्स डिसअपेयर,
ठीक है। और इसको जो भी दिक्कतें हो रही थी ना, ये ट्रेमर्स, हंगर, स्वेटिंग और जो भी अटैक्स आ रहे थे, वो डिसअपेयर ऑन देयर ओन आफ्टर ईटिंग, ठीक है, खाना खाने के बाद चला जा रहा था। इससे अपन को पता चल रहा है एक मतलब है ना, वो जब ग्लूकोज कम था, ठीक है, खाना नहीं खाया था, तब उसको ये सिम्टम आ रहे थे, उसने खाना खाया तो ये सिम्टम चले गए। तो इसका मतलब ग्लूकोज कम होने की वजह से सिम्टम आ रहे हैं। तो इसका डायग्नोसिस अपन लिखेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस विथ हाइपोग्लाइसेमिक कोमा, क्योंकि फिलहाल ये अनकॉन्शियस है, ठीक है, कोमा में आया पेशेंट। इसका अगर अपन ग्लूकोज देखें तो इसको, इस पेशेंट को अपना है ना टारगेट HbA1c कितना है, <8, ठीक है, <8 इसको पेशेंट को अपन को करना है। और इसका एक्सप्लेनेशन अपन क्या देंगे, वही कि मतलब इसने ड्रग लिया था, खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाने से, प्रॉपर ड्रग नहीं लेने से, ड्रग ज़्यादा ले रहा है, उस वजह से इंसुलिन तो बढ़ गया लेकिन ग्लूकोज इसका कम हुआ जा रहा है। तो ग्लूकोज कम होने की वजह से इसको कोमा हो रहा है और बाकी जो सिम्टम भी आ रहे हैं। और अगर खाना खा रहा है तो उससे सिम्टम चले जा रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल इसको कोमा है। इसका इससे एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। उसके बाद में इसका है ना ट्रीटमेंट टेक्निक क्या होगा, इसको IV एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 40%, इसको है ना IV है ना ग्लूकोज देंगे अपन। IV क्यों देंगे, कोमा में, ठीक है, खा तो सकेगा नहीं, अंटिल फुल, जब तक है ना कॉन्शियसनेस ना आ जाए तब तक है ना उसको ग्लूकोज अपन देंगे, ठीक है। और अगर मान लो है ना IV ग्लूकोज देने से भी इसको है ना नहीं आए कॉन्शियसनेस, तो अपन इसको अब ड्रिप देंगे, ठीक है। ड्रिप में अपन क्या देंगे, 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन देंगे, और इसको है ना अपन ग्लूकागोन दे सकते हैं, साथ में प्रेडनिसोलोन दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अपन है ना ग्लूकोज और प्रेडनिसोलोन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि है ना जो प्रेडनिसोलोन और ग्लूकोज होता है ना, वो इंसुलिन के अपोजिट में काम करते हैं, ठीक है, इस हिसाब से अपन इसको दे रहे हैं। और उसके बाद में अगर जब उसको कॉन्शियसनेस आ जाएगी ना, उसके बाद में अपन को है ना उसको कार्बोहाइड्रेट फूड देंगे, ताकि उसको वापस हाइपोग्लाइसेमिया नहीं हो। कार्बोहाइड्रेट फूड जैसे कि पोटैटो, ब्रेड, बन, ये सब कुछ देंगे, और ये सब खिलाएंगे तो उसको वापस हाइपोग्लाइसेमिया नहीं होगा। उसके अलावा फर्दर करेक्शन ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक थेरेपी, इसके आगे अपन है ना अब क्या करेंगे, आगे इसको क्या ट्रीटमेंट देंगे, जैसे हम मेटफॉर्मिन देंगे इसके लिए, डायबिटीज़ के लिए। अगर है ना मेटफॉर्मिन से टारगेट ग्लाइसेमिक हीमोग्लोबिन नहीं आया, ठीक है, अपना टारगेट क्या था इधर ऊपर 8 अपना टारगेट था, अगर 8 नहीं आया मेटफॉर्मिन से, तो अपन मेटफॉर्मिन के अंदर अपन ऐड करेंगे SGLT2 इनहिबिटर ऐड करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अपन लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और न्यूट्रिशन, इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे, फास्टिंग करने का ना बोलेंगे वरना इसको वापस हाइपोग्लाइसेमिया आ जाएगा। और ये सब चीज़ें याद करने की चीज़ है कि कौन कौन से खाने देंगे अपन, वो सब कुछ। फिजिकल एक्सरसाइज करनी है और 30 to 60 मिनट्स एक्सरसाइज करनी है, एरोबिक एक्सरसाइज, और एटलीस्ट 3 टाइम्स अ डे, ठीक है, 3 टाइम्स अ वीक, मतलब वीक में 3 बार करनी है, 30 to 60 मिनट करनी है, तो ये अपन याद रख सकते हैं। तो 57 का फर्दर करेक्शन ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक थेरेपी में अपन को डोज या तो डिक्रीज़ करने पड़ेंगे मेडिकेशन के, या फिर एडजस्ट करने पड़ेंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है, जैसा इसका आगे इसका फ्यूचर में ब्लड शुगर लेवल रहता है उतना वो अपन रेगुलर चेक करेंगे, उसी हिसाब से डोज को एडजस्ट करेंगे। और इसको बोलना है कि है ना जो खाना है ना, मेडिकेशन ले रहा है तो साथ में मील भी ले, खाना स्किप ना मारे वरना इसको वापस हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट केस अपना केस नंबर 59। इससे अपन देखें तो पेशेंट 53 एज का, ठीक है, और इसको ड्राई माउथ है और थर्स्ट है, ठीक है। इसको है ना ज़्यादा प्यास लग रही है फिर भी ये ड्राई, मतलब डिहाइड्रेशन हो रहा है, मतलब, और साथ में इसको थर्स्ट भी ज़्यादा आ रही है, साथ में फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, ठीक है, यूरिनेशन भी ज़्यादा कर रहा है, पानी भी ज़्यादा पी रहा है, फिर भी डिहाइड्रेशन है, ठीक है, इसको ड्राई माउथ है। और इसको है ना इसको कंसिडर हर सिर्फ इल फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स पहले से कंसिडर खुद को इल कंसिडर कर रही है, ठीक है, मतलब 2 साल से लगभग इसको ये डायबिटीज़ के सिम्टम आ रहे हैं, ठीक है, मतलब 51 की एज से, तो ये मतलब लेट डायबिटीज़ आया तो टाइप 2 होने के चांस है। इसके आगे देखते हैं और क्या रिस्क फैक्टर है इसको। इसको डायबिटीज़ वाली जो मदर होती है ना, उनको जो बच्चे होते हैं ना, वो उनको मैक्रोसोमिया होता है, तो इसको मैक्रोसोमिया था इसके बच्चों को, पहली बार डायबिटीज़ इसको, इससे अपन पता कर सकते हैं। और है ना डिहाइड्रेशन की वजह से लो मॉइस्चर ऑफ द स्किन। उसके अलावा इसको है ना हाइट और वेट दिया हुआ है, अगर अपन इसका BMI निकालेंगे तो 30.1 आएगा, तो इसको ओबेसिटी क्लास 1 की ओबेसिटी आ रही है, ठीक है। ओबेसिटी अपने टाइप 2 की तरफ जाती है, कि टाइप 2 बताता है। मफल्ड हार्ट सा, क्योंकि ओबेसिटी है इस वजह से, सबक्यूटेनियस फैट है ओबेसिटी की वजह से, ये सब कुछ दिया हुआ है। ओबेसिटी साथ में इसको हाइपरटेंशन है, ठीक है, हाइपरटेंशन ग्रेड 1 का है। और हाइपरटेंशन में अगर है ना अपन को डायबिटीज़ मेलाइटिस दिया हुआ है, तो अपन को है ना, तो है ना इसको डायबिटीज़ मेलाइटिस के साथ में हाइपरटेंशन, तो डायबिटीज़ से ये स्टेज 2 हो गया, और इसके अंदर कोई ऑर्गन डैमेज नहीं है फिलहाल, तो इसको स्टेज 2 डाला है अपन ने, अगर ऑर्गन डैमेज होता तो स्टेज 3 डालते हैं, ठीक है। तो ये हाइपरटेंशन हो गया ग्रेड 1, स्टेज 2 हो गया, ओबेसिटी क्लास 1 हो गया। इसके अलावा
ये है ना, इसको अपन ग्रेड 1 स्टेज को देखेंगे तो हाई रिस्क होगा, ठीक है। और हाई रिस्क वाला जो पेशेंट होता है, हाई रिस्क वाले पेशेंट के अंदर अपना एलडीएल कितना होना चाहिए, नॉर्मल लेस देन 1.8 होना चाहिए, तो उसमें 3.39 है, जब तो ज़्यादा है तो अपन बोलेंगे डिसलिपिडीमिया, ठीक है। और डिसलिपिडीमिया क्यों हुआ, क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से हुआ, डायबिटीज़ की वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, जिसमें है ना अपना ये जो कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल एचडीएल ये सब अपने एलडीएल वगैरह ये अपने बढ़ जाता है। तो इसका जीएफआर दिया हुआ है 65, तो ये अपने G2 में आ गया, ठीक है। तो इधर अपन डायग्नोसिस लिखेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2 क्रॉनिक किडनी डिजीज़, ठीक है। और ये G2 है क्योंकि इसका जीएफआर 65 दिया हुआ है। हाइपरटेंशन ग्रेड 1 स्टेज 2 हाई रिस्क, और डायबिटिक नेफ्रोपैथी क्योंकि इसको सीकेडी हो चुका है, ठीक है। उसका डिस्लिपिडीमिया क्योंकि इसका एलडीएल ज़्यादा है, और ओबिसिटी इसका क्लास 1 है क्योंकि बीएमआई 30.4 है। जस्टिफिकेशन अपन वही सब देंगे कि है ना टाइप 2 के अपन को सब कुछ थर्स्ट दिख रहा है, हाइपर है ना, क्या नाम है, पॉलीयूरिया दिख रहा है, पॉलीडिप्सिया दिख रहा है, और साथ में डिहाइड्रेशन दिख रहा है। शुगर इसका, ब्लड शुगर इसका ज़्यादा है, फास्टिंग ब्लड शुगर इसका लगभग 6.2 से ज़्यादा है, और HbA1c 6.5 से ज़्यादा है। ये सब हो गया, तो इस वजह से अपन ने ये डायग्नोसिस लिखा है, ठीक है। ये सब जस्टिफिकेशन अपन को देने का है। एडिशनल एग्जाम में हम क्या करेंगे, एग्जामिनेशन यूरिन एनालिसिस करेंगे, यूरिन में हम प्रोटीन और शुगर देखेंगे, ठीक है, कि ग्लूकोज यूरिया हो रहा है या नहीं, प्रोटीन यूरिया है या नहीं है, वो सब चेक करेंगे। तो उसके अलावा कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे, सीबीसी करेंगे हम। साथ में अपन ब्लड प्रोटीन, ब्लड में कितना प्रोटीन है, ब्लड में कितना शुगर है, ठीक है, ब्लड का प्रोटीन शुगर, यूरिन का प्रोटीन शुगर, ये देखेंगे और सीबीसी करेंगे। इसके अलावा हार्ट की दिक्कत के लिए, क्योंकि उसको हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ दोनों है, तो रिस्क फैक्टर अपना, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के लिए, तो अपन ईसीजी इकोकार्डियोग्राफी दोनों करेंगे। और साथ में डायबिटीज़ के अंदर है ना आई की दिक्कत हो सकती है, तो अपन फंडस एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। और किडनी अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं अपन, किडनी का देखने के लिए स्ट्रक्चरल डैमेज। इसके बाद में अलग टैक्टिक्स फॉर मैनेजमेंट क्या होगा, पहले तो अपना इसका एलडीएल है ना 1.8 से नीचे करेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि है ना हाई रिस्क है, उसके अंदर 1.8 से नीचे होना चाहिए। इसको अपन करने के लिए अपन स्टैटिन देंगे, ठीक है, स्टैटिन एलडीएल को कम कराएगा। साथ में मेटफॉर्मिन देंगे अपन डायबिटीज़ के लिए, स्टैटिन दिया एलडीएल को कम करने के लिए, मेटफॉर्मिन दिया डायबिटीज़ को कम करने के लिए। और टारगेट बीपी होता है डायबिटीज़ के अंदर 130/80 होगा इस पेशेंट के अंदर। इसको अपन रीच करने के लिए अपन एसाप देंगे, और साथ में कुछ भी एक देंगे, जैसे कि जो भी डुअल थेरेपी देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डायबिटिक है, बीटा ब्लॉकर, जो भी एक। और है ना डैश डाइट देंगे, टाइप 2 डायबिटीज़ में अपन डैश डाइट देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रिड्यूस सोडियम, इंक्रीज पोटेशियम इन डाइट, ठीक है, ये सब होता है। और ये ना इससे हाइपरटेंशन कम हो जाता है, हाइपरटेंशन कम करने के लिए रिड्यूस सोडियम, इंक्रीज पोटेशियम भी अपन डाइट में रहते हैं। और है ना इसको बोलेंगे कि ईट 4 to 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट, मतलब इसे बोलेंगे कि है ना थोड़े थोड़े टुकड़े में खाओ, बार बार है ना ज़्यादा मत खाओ एक बार में, ताकि है ना ग्लूकोज स्पाइक एकदम से ना हो जाए, और धीरे धीरे ग्लूकोज बढ़े और बाद में अपने आप बॉडी उसे कम कर देगी। और क्योंकि इसके अंदर है ना पॉलीयूरिया हो रहा है, तो है ना यूरिन के साथ में अपना क्या नाम था, कैल्शियम, ये इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये कम हो सकते हैं, तो अपन ये सब है ना इलेक्ट्रोलाइट देंगे इस पेशेंट को, ठीक है। और लिमिट इनटेक ऑफ कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि इस पेशेंट के अंदर एलडीएल भी बढ़ा हुआ है, तो उसका कोलेस्ट्रॉल को अपन लिमिट करेंगे। उसके लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, क्योंकि ओबिसिटी भी एक रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ के लिए, तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, उसे वेट लूज़ करने का बोले, ठीक है। स्मोकिंग छोड़ने का बोलेंगे, और रिस्ट्रिक्ट सोडियम इनटेक, सोडियम अपन को कम लेने का बोलेंगे उस पेशेंट को। और फॉलोअप करने का बोलेंगे, और फॉलोअप में डॉक्टर के पास आएंगे। उसके अलावा इसको बोलेंगे कि रेगुलर अपना ब्लड चेक कराता रहे, कि रैंडम ग्लूकोज टेस्ट और फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज और रैंडम ब्लड ग्लूकोज अपना टाइम टू टाइम कराता रहे। ये सब अपन बोलेंगे पेशेंट को। तो अपने हो गए डायबिटीज़ के केसेस।